हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर रेणुका वर्मा अपने चैनल बॉटनी ज्ञान में एक बार फिर से आपका वेलकम करती हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कंसेप्ट ऑफ बायोडाइवर्सिटी विद स्पेशल रेफरेंस टू इंडिया। तो ये जो टॉपिक है वो आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर बॉटनी की पेपर फर्स्ट की यूनिट 10 का एक टॉपिक है। तो इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल बटन दबाकर नोटिफिकेशन स्टार्ट करना ना भूलें। और अगर आपको लगता है कि मेरे वीडियोस हेल्पफुल हैं तो इन्हें लाइक एंड शेयर जरूर करें। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहले हम ये जानें कि बायोडाइवर्सिटी वर्ड जो है उसका मीनिंग क्या है। देखिए, जब भी हम किसी वर्ड को समझते हैं तो सबसे पहले हमें उसको ब्रेक करना आना चाहिए। जैसे जस्ट लाइक हम कह रहे हैं बायोडाइवर्सिटी, तो अगर हम इसको दो शब्दों में तोड़ दें तो बायो का मतलब होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म और डाइवर्सिटी का मतलब होता है उसकी जो भी डाइवर्स वहां पर वेराइटीज मिल रही है उनकी बात कर रहे हैं। हिंदी में इसे हम कहते हैं जैव विविधता। तो बायोडाइवर्सिटी का मतलब क्या हुआ? बायोडाइवर्सिटी का मतलब हुआ कि अर्थ पर जितनी भी लाइफ फॉर्म्स की वेराइटीज पाई जा रही हैं और कैसे वो आपस में इंटरैक्ट कर रही हैं, उसे ही शॉर्ट में हम बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। ये इस टर्म को अगर इलॉबरेट करें तो ये टर्म निकली है बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी से। अगर हम बात करें एक कन्वेंशन की जो 1992 में हुआ था बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी पर, तो इसके हिसाब से अगर हम बात करें तो इसके हिसाब से बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी क्या होती है? ये वो होती है जिसमें स्पीसीज के बीच में, स्पीसीज में और उनके इकोसिस्टम के बीच में जो भी डिफरेंसेस होते हैं उसे हम बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी कहते हैं। वो इकोसिस्टम कोई भी हो सकता है, लैंड, वाटर, मरीन एनवायरनमेंट, लेकिन वहां पर जो भी वैरायटी हमें देखने को मिल रही है, जो भी चेंजेस, डिफरेंसेस हमें देखने को मिल रहे हैं, उसे हम बायोडाइवर्सिटी या बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी कहते हैं। ये टर्म जो है सबसे पहले दी थी डब्ल्यू.जी. रोजेन ने 1985 में, लेकिन ये टर्म पॉपुलर हुई 88 के बाद जब ईओ विल्सन ने इसे अपनी बुक बायोडाइवर्सिटी के अंदर इंट्रोड्यूस किया, तब ये बायोडाइवर्सिटी टर्म जो है पॉपुलराइज हुई। यूएस ऑफिस ऑफ टेक्नोलॉजी असेसमेंट की अगर हम बात करें तो इन्होंने 1987 में बायोडाइवर्सिटी को फिर से डिफाइन किया और इनका कहना था कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है और उनके जो इकोलॉजिकल कॉम्प्लेक्सेस हैं जो कि उनके बीच में होते हैं, उसके बीच की जो भी वैरायटीज है या वेरिएबिलिटीज जो हैं वो सभी एक साथ मिलकर के बायोडाइवर्सिटी कहलाती है। अब हम बात करते हैं कि बायोडाइवर्सिटी का स्टेटस इंडिया में क्या है। हम जानते हैं इंडिया जो है वर्ल्ड की 7th लार्जेस्ट कंट्री है, ठीक है। और अगर हम एरिया की बात करें तो एरिया जो है अर्थ का 2.4% एरिया इंडिया कवर करती है, जो कि ऑलमोस्ट है 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर। इसके अलावा भी अगर हम बात करें तो इंडिया जो है बहुत ही बायोडाइवर्सिटी रिच कंट्री है, जिसमें प्लांट्स की 45 स्पीसीज पाई जाती हैं, जिसमें बैक्टीरिया और फंजाई भी इंक्लूडेड है, और एनिमल्स की नियरली 91,000 स्पीसीज यहाँ पर प्रेजेंट होती है। और हम अगर इसको वर्ल्ड लेवल पर देखें तो ग्लोबल स्पीसीज डाइवर्सिटी का 8.1% अकेले इंडिया में पाया जाता है। इससे ये पता चलता है कि इंडिया जो है एक बहुत ही ज्यादा बायोडाइवर्सिटी रिच कंट्री है, जो कि 12 मेगा डाइवर्स कंट्रीज के अंदर इंक्लूडेड है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो अब तक सिर्फ 22% ऑफ द टोटल स्पीसीज को रिकॉर्ड किया गया है। साइंटिस्ट का मानना है कि जो एक्चुअल नंबर है प्लांट और एनिमल स्पीसीज का वो बहुत ज्यादा है। मतलब अभी जिन नंबर्स की हमने बात की उससे कहीं ज्यादा प्लांट और एनिमल स्पीसीज इंडिया में प्रेजेंट है। इनका ये मानना है कि ऑलमोस्ट 20 लाख स्पीसीज 2 लाख स्पीसीज ऑफ प्लांट एंड 3,60,000 स्पीसीज ऑफ एनिमल्स को अभी भी फाइंड करना या रिकॉर्ड करना बाकी है। जब हम बात करते हैं कि इंडिया में ऐसा क्या है जो यहाँ पर इतना ज्यादा बायोडाइवर्सिटी रिच रीजन है, क्योंकि इंडिया का जो साइज है वो वास्ट है, यहाँ पे वेरिएट क्लाइमेट देखने को मिलता है, टोपोग्राफी, इंडिया की जियोलॉजी, ये सब जो है बहुत सारे इकोसिस्टम को, हैबिटाट्स को सपोर्ट करते हैं, जिससे कि ये एक बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी रिच कंट्री बनता है। ये जो है मेन फीचर्स हैं, 7 मेन फीचर्स हैं जो ये बताते हैं कि इंडिया जो है बायोडाइवर्सिटी रिच क्यों है।
ये जो फीचर्स हैं वो है पोजीशन ऑन ग्लोब, मॉनसून पैटर्न, एल्टीट्यूडिनल डाइवर्सिटी, वैरायटी इन एलिवेशन, वेटलैंड, फॉरेस्ट एंड मरीन एनवायरनमेंट। इसको जो है हम अभी डिटेल में देख लेते हैं। देखिए, पहला इंपॉर्टेंट फीचर कि इंडिया बायोडाइवर्सिटी रिच क्यों है, वो है पोजीशन ऑन ग्लोब। देखिए, अगर हम कहें तो इंडिया एक परफेक्ट ट्रॉपिकल पोजीशन पर नहीं प्रेजेंट है। अगर ग्लोब पे अगर हम इसे देखें ना तो परफेक्ट ट्रॉपिकल पोजीशन पर प्रेजेंट नहीं है, लेकिन फिर भी हम इसे ट्रॉपिकल कंट्री कहते हैं। देखो यहाँ लिखा है ना, कंसीडर्ड एज अ ट्रॉपिकल कंट्री। क्यों? उसका रीजन ये है कि ये नॉर्थ से तो हिमालयाज के द्वारा सेपरेट होती है, ठीक है, और इसका जो क्लाइमेट है वो बहुत ज्यादा ट्रॉपिकल क्लाइमेट से सिमिलरिटी शो करता है। इस वजह से हम इसको ट्रॉपिकल कंट्री कहते हैं। साथ ही साथ ये कहां पर सिचुएटेड है? ट्राई जंक्शन पर सिचुएटेड है एफ्रोट्रॉपिकल, इंडो मलायन एंड पैलियोआर्कटिक रियल्म्स के ट्राई जंक्शन पे प्रेजेंट है। और ये तीनों ही जो हैं ऑलरेडी बायोडाइवर्सिटी रिच हैं और इस वजह से ये भी एक बायोडाइवर्सिटी रिच कंट्री है। सेकेंड वन इज मॉनसून पैटर्न। जब हम इंडिया के मॉनसून पैटर्न की बात करते हैं तो हमें यहाँ पर पता है कि साउथ वेस्ट से नम हवाएं आती है, मॉइस्ट विंड्स आती हैं, जिससे कि इंडिया में बहुत सारी अच्छी खासी बारिश होती है। और ये हवाएं जब पहुंचती है हिमालय में, जो कि नॉर्थ में प्रेजेंट है, हिमालय पर जब ये हवा पहुंचती है तो वहां पर बहुत ही हैवी रेन होती है, ठीक है। और कुछ कोल्ड पार्ट्स भी जो है इंडिया में देखने को मिलते हैं, जस्ट लाइक लद्दाख एंड पिन वैली। यहाँ पर बर्फ भी हमें देखने को मिलती है, क्योंकि यहाँ पर जो टॉल हिमालयाज हैं उस वहां से हवा क्रॉस हो जाती है। इसके अलावा भी अगर हम बात करें मॉनसून पैटर्न के अलावा, इंडिया में बहुत सारा रेनफॉल पैटर्न अलग अलग देखने को मिलता है। और ये रेनफॉल पैटर्न ये बताता है कि इंडिया के कुछ एरियाज तो ऐसे हैं जहाँ पे बहुत ही कम रेन होती है, जो कि हॉट एंड कोल्ड डेजर्ट है, जबकि कुछ एरियाज ऐसे हैं जहाँ पे बहुत ज्यादा रेन होती है। जस्ट लाइक मेघालय का मानसिमरन जो प्लेस है, उसको रिकॉर्ड किया गया है, वो हाईएस्ट रेनफॉल जो है वर्ल्ड में यहाँ देखने को मिलती है। मतलब दोनों टाइप के एरियाज यहाँ पर हमें देखने को मिल रहे हैं। ये वो एरियाज हैं जहाँ पर बहुत ज्यादा रेनफॉल भी है और वो एरियाज भी यहाँ प्रेजेंट हैं जहाँ बिल्कुल भी रेन या बारिश नहीं होती है। और इसी वजह से प्लांट्स और एनिमल्स की बहुत सारी वैरायटीज यहाँ पर देखने को मिलती है। थर्ड इंपॉर्टेंट फीचर है ऑल्टीट्यूडिनल डाइवर्सिटी। तो हमें पता है कि हिमालय जो है वो डिफरेंट जोन्स के अंदर डिवाइडेड है। ये जो है हाइट के बेस पर है, ऑल्टीट्यूड के बेस पर है कि सी लेवल से वो कितनी ऊंचाई पर प्रेजेंट है। ये जोन्स हैं जस्ट लाइक नीवल जोन, जो कि अबव 4750 मीटर्स पर प्रेजेंट है। अल्पाइन जोन जो है वो 4500 मीटर्स पर है। सब अल्पाइन जोन है वो अराउंड 4000 मीटर पर है। माउंटेन जोन 3000 मीटर्स पर है। सब माउंटेन जोन 2000 मीटर्स पर है। ट्रॉपिकल जोन बिलो 2000 मीटर्स है एंड सब ट्रॉपिकल जोन अराउंड 1000 मीटर्स पर है। तो इन सारे जो जोन्स हैं, इन सबको अगर हम एक साथ देखें तो इन जोन्स के कारण ही हिमालयाज पर बहुत ही ज्यादा रिच बायोडाइवर्सिटी देखने को मिलती है। नेक्स्ट फीचर है वैरायटी इन एलिवेशन। देखिए, हमें पता है कि इंडिया जो है उसकी बायोडाइवर्सिटी बहुत ही रिच है। और रिच होने का रीजन है कि यहाँ पर वैरायटी ऑफ एलिवेशन देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ पर जो है लो सब ट्रॉपिकल जोन्स भी प्रेजेंट है और हाई नाइवल जोन्स भी प्रेजेंट है, जो कि हिमालयाज में पाए जाते हैं, जो अभी हमने पीछे भी इन जोन्स की बात की थी। यहाँ पे हमने कहा कि डिफरेंट हाइट्स जो है देखने को मिलती है, डिफरेंट क्लाइमेट जोन्स देखने को मिलते हैं, तो इसी वजह से डिफरेंट हैबिटाट्स हैं जो कि यूनिक प्लांट्स और एनिमल्स के लिए बहुत ही जरूरी होती है। ये वैरायटी ऑफ एलिमेंट्स जो इंडिया में देखने को मिलती है उन्हें हम इकोलॉजिकल जोन्स के नाम से जानते हैं, जस्ट लाइक सब ट्रॉपिकल जोन्स जहां पर वार्म वेदर होता है, माउंटेन एंड अल्पाइन जोन्स जहां पर कूलर टेम्परेचर होता है, और नाइवल जोन्स जहां पर स्नो और आइस देखने को मिलती है। तो ये वैरायटी और एलिवेशन जो है जहां पर डिफरेंट टाइप का क्लाइमेट हमें देखने को मिल रहा है, उस वजह से हमें प्लांट्स और एनिमल्स की बहुत सी वैरायटीज यहाँ पर देखने को मिलती है। नेक्स्ट वन इज वेटलैंड। वेटलैंड क्या होते हैं? वेटलैंड वो एरियाज होते हैं जहां पर सॉइल जो है हमेशा वेट या सबमर्ज्ड फॉर्म में रहती है, यानी कि नम गीली मिट्टी यहाँ पर देखने को मिलती है पूरे साल या साल के कुछ हिस्से में।
और बहुत सारे प्लांट्स और एनिमल्स जो वहां पर उगते हैं उनको जीने के लिए इसके ऊपर डिपेंड होना ही पड़ता है। तो बेसिकली अगर हम बात करें तो वेटलैंड जो है ट्रांजिशन जोन होते हैं लैंड और वाटर का। मतलब वहां पर ना तो बिल्कुल धरती देखने को मिलेगी, ना ही बहुत ज्यादा पानी देखने को मिलेगा, उनके बीच का जो एरिया है हमें देखने को मिलेगा। इसी वजह से यहाँ वाइड वैरायटी ऑफ लाइफ देखने को मिलती है। इंडिया में बहुत डिफरेंट टाइप के वेटलैंड्स हैं, जस्ट लाइक हाई माउंटेन्स लेक्स जो कि हिमालयाज में पाई जाती है, फ्लूट प्लेन्स एंड मार्शेस इन द गैंगेटिक ब्रह्मपुत्र प्लेन्स, salty flats in the Great Indian Desert, large mangrove marshes along the east and west coasts। तो इंडिया में बहुत टाइप की जो है वेटलैंड देखने को मिलते हैं। एक सर्वे किया गया था 2006 और 7 में। ये सर्वे कहता है कि इंडिया में कितने वेटलैंड्स हैं। ऑलमोस्ट 7,57,060 वेटलैंड्स इंडिया में प्रेजेंट हैं, जो कि 15.26 मिलियन हेक्टेयर्स एरिया को कवर कर रहे हैं। और कंट्री के लैंड एरिया का ऑलमोस्ट 4.6% एरिया सिर्फ ये वेटलैंड कवर कर रहे हैं, और जिसमें से भी इनलैंड वेटलैंड जो है वो इस 4.6% का भी 69.22% एरिया तो अकेले ये इनलैंड वेटलैंड कवर कर रहा है, क्योंकि इसकी जो दूरी है या कितना एरिया ये कवर कर रहा है वो है 10.56 मिलियन हेक्टेयर्स। बहुत सारे छोटे वेटलैंड्स भी यहाँ प्रेजेंट हैं, जो कि हर एक जो है 2.25 हेक्टेयर्स का भी एरिया कवर करता है। इसके अलावा इंडिया के 26 वेटलैंड्स जो हैं उनको इंटरनेशनली भी रिकॉग्नाइज किया गया है उनकी इंपॉर्टेंस के कारण। अब हम बात करते हैं फॉरेस्ट की। हमें पता ही है कि इंडिया जो है, इंडिया में बहुत सारे फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं, और इसी कारण वर्ल्ड की टॉप 10 कंट्रीज में, जब हम फॉरेस्ट एरिया की बात करते हैं तो वर्ल्ड की टॉप 10 कंट्रीज में इंडिया का भी नाम आता है। और ये एक रिपोर्ट है जो ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्स असेसमेंट ने FAO के साथ मिलकर के 2005 में पब्लिश की थी। तो हम बहुत ही एक ऐसी बायोडायवर्सिटी रिच कंट्री में रह रहे हैं जिसमें फॉरेस्ट बहुत ज्यादा मिलते हैं। और वर्ल्ड की अगर टोटल फॉरेस्ट एरिया की अगर हम बात करते हैं तो उसमें से 1.8% अकेले इंडिया कवर अप करता है। और अगर हम बात करें कि पर पर्सन कितना एवरेज फॉरेस्ट एरिया मिल रहा है, तो वो है ऑलमोस्ट 0.08 हेक्टेयर्स एक पर्सन को एवरेज फॉरेस्ट एरिया मिलता है। मेन 4 टाइप्स की फॉरेस्ट जो हैं इंडिया में देखने को मिलते हैं, जो कि हैं ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, temperate forest and subalpine and alpine forest। and last important feature is marine environment। देखिए हमें पता है कि इंडिया जो है उसने लगभग 8000 किलोमीटर की लॉन्ग कोस्ट लाइन प्रेजेंट है। साथ ही साथ यहाँ पर एक एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन भी प्रेजेंट है, जो कि 2.02 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर एरिया को कवर अप करता है। ये कोस्टलाइन जो है वो डिफरेंट टाइप के कोस्टल इकोसिस्टम को सपोर्ट करती है। कौन से कोस्टल इकोसिस्टम्स हैं उनकी हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। एस्चुरीज, जहां पर नदी और समुद्र एक साथ मिलते हैं। लगून्स, ये वो एरिया हैं जहां पर शैलो कोस्टल वाटर बॉडीज प्रेजेंट होती हैं। मैंग्रोव्स, ये ऐसे कोस्टल फॉरेस्ट हैं जो सॉल्टी वाटर में पाए जाते हैं। बैकवाटर्स, ये ब्रैकिश वाटर बॉडीज हैं जो कोस्ट के पीछे की तरफ प्रेजेंट होती हैं। सॉल्ट मार्सेस, ये है तो वेटलैंड ही, लेकिन यहाँ की सॉइल जो है वो सॉल्टी होती है। नेक्स्ट इज रॉकी कोस्ट, सैंडी स्ट्रेचेस एंड कोरल रीफ। कोरल रीफ इज बेसिकली वो अंडर वाटर स्ट्रक्चर्स हैं जो कि टाइनी एनिमल्स के मरने के बाद उनकी डेड बॉडीज से बनते हैं। अब ये तो बात हुई कि बायोडायवर्सिटी का स्टेटस क्या है इंडिया का, लेकिन बायोडायवर्सिटी के स्टेटस की जब हम बात करते हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि इंडिया में बायोजियोग्राफिकल रीजन्स कितने प्रेजेंट हैं। तो इंडिया में ऑलमोस्ट 10 बायोजियोग्राफिकल रीजन है जिनको हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं फाइटोजियोग्राफिकल रीजन्स ऑफ इंडिया नाम के लेक्चर में। इसे मैं टैग कर दूंगी, तो आप कैप्शंस में जाकर के इसको देख लीजिएगा। तो हम यहाँ पर सिर्फ इसके नाम और इसमें कौन कौन सा रीजन आता है वो ही हम देखने वाले हैं। तो देखिए, पहला जो बायोजियोग्राफिकल रीजन है वो है ट्रांस हिमालयन, और इसमें 3 रीजन्स आते हैं। हिमालय,
जिसके अंदर लद्दाख माउंटेन आते हैं, हिमालय जिसमें तिब्बतियन प्लेट्यू आती है, एंड ट्रांस हिमालयन सिक्किम। ये 3 पार्ट ट्रांस हिमालय बायोजियोग्राफिकल रीजन के अंदर आते हैं। सेकेंड बायोजियोग्राफिकल रीजन है हिमालय, इसमें 4 पार्ट्स आते हैं, 4 एरियाज आते हैं। नॉर्थ वेस्ट हिमालय, वेस्ट हिमालय, सेंट्रल हिमालय एंड ईस्ट हिमालय। थर्ड वन इज द इंडियन डेजर्ट, इसमें थार और कच्छ 2 डेजर्ट आते हैं। सेमी एरिड रीजन नेक्स्ट, इसमें पंजाब प्लेन्स एंड गुजरात राजपुताना प्लेन्स आते हैं। वेस्टर्न घाट्स, इसमें है आपका मलाबार प्लेन और वेस्टर्न घाट्स माउंटेन्स। 6 वन इज द डेक्कन पेनिनसुला, इसके अंदर आपके 5 पार्ट्स हैं जो कि है सेंट्रल हाईलैंड, छोटा नागपुर, ईस्टर्न हाईलैंड, सेंट्रल प्लेट्यू एंड डेक्कन साउथ। नेक्स्ट वन इज द गैंगेटिक प्लेन, इसमें 2 रीजन्स आते हैं, अपर गैंगेटिक प्लेन्स एंड लोअर गैंगेटिक प्लेन्स। नेक्स्ट वन इज कोस्ट, इसमें 3 कोस्टेज हैं, वेस्ट कोस्ट, ईस्ट कोस्ट एंड लक्षद्वीप। नेक्स्ट इज नॉर्थ ईस्ट इंडिया, इसमें 2 रीजन्स हैं आपके, ब्रह्मपुत्र वैली एंड नॉर्थ ईस्ट हिल्स। एंड लास्ट वन इज आइलैंड, इसमें 2 आइलैंड आते हैं आपकी, अंडमान एंड निकोबार। ये जो है वो वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट फॉर इंडिया 2009 से लिया गया है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक बने रहे हमारे साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून टू बॉटनी ज्ञान फॉर मोर इम्पोर्टेंट बॉटनी वीडियोज। थैंक यू।